वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। और लिपिड्स में एनसीईआरटी की एक लाइन को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन जो हमारे सामने है उसमें कहा गया है कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अगर हम बात करें लिपिड के क्लासिफिकेशन की, तो हम जानते हैं कि लिपिड्स के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैटी एसिड और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों ही आपस में कंबाइन हो जाए वाया एस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक है मोनोग्लिसराइड, दूसरा है डाइग्लिसराइड और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। आगे की स्लाइड्स में इन तीनों के बारे में हम डिटेल लर्निंग करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैटी एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि फैटी एसिड्स आर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें जो कार्बन चेन है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है जनरली, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो 1 से 19 के बीच में हो सकता है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ आर ग्रुप। The R group could be a methyl, ethyl and higher number of CH2 groups like 1 to 19। और यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं। पहला है पामेटिक एसिड और दूसरा है अरेकिडोनिक एसिड। अगर हम पामेटिक एसिड की बात करते हैं तो पामेटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग आपके पास में एक फैटी एसिड होता है, जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करने के बाद में हमारे पास में 16 कार्बन आते हैं और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं अरेकिडोनिक एसिड की, तो अरेकिडोनिक एसिड में हम कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करते हुए 20 कार्बन से यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। 20 कार्बन कंटेनिंग एक फैटी एसिड होता है जो कि अनसेचुरेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड्स है। नाउ अगर हम फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फैटी एसिड को प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड के आधार पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो इनमें किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड नहीं होता है। और अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है या मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखा था, जो पामेटिक एसिड है वो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड था, जबकि अरेकिडोनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, तो इसमें किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड नहीं होगा। और अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि ये वाला है। नाउ जो सेकंड कंपोनेंट है किसी भी फैटी मतलब लिपिड का, वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं तो ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। नाउ अगर हम बात करें फिर से मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स की, तो अगर हम बात करें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में अगर एक फैटी एसिड को जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास में मोनोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में दो फैटी एसिड्स ऐड कर लिए जाए, तो हमारे पास में डाइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर एक ग्लिसरॉल के साथ में हम 3 फैटी एसिड्स को ऐड कर लें, तो हमारे पास में ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फैटी एसिड्स आर एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल, यानी कि जो मोनोग्लिसराइड है वहां पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम आगे डिटेल में लर्न करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड फॉर्म होंगे डाइग्लिसराइड में, और ट्राइग्लिसराइड में 3 एस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोग्लिसराइड्स की, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो ग्लिसरॉल है, यहाँ पे जो OH ग्रुप था और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप का COOH ग्रुप था, उनके बीच में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वाली रिएक्शन होगी और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल के यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। अगर हम बात करें सेकंड हमारे पास में है डाइग्लिसराइड की, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है फैटी एसिड के, जो कि ग्लिसरॉल के साथ में एस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड्स की, तो यहाँ पे 3 फैटी एसिड आपके ग्लिसरॉल के साथ में
3 एस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड में हम कह सकते हैं 3 फैटी एसिड्स है। और ये वाला जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि आपको आना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, जो एनसीईआरटी बात करती है, एनसीईआरटी हमें बताती है कि जो लिपिड्स है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, वो है फैट्स और दूसरा है ऑयल्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी स्टेट करती है कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। फैट्स और एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फैट्स की और ऑयल्स की, तो हम जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग ग्लिसराइड्स होते हैं, भले वो मोनोग्लिसराइड हो या डाइग्लिसराइड हो या ट्राइग्लिसराइड हो, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे उनको हम कहते हैं फैट्स, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं घी की। और अगर हम बात करें किसी भी टाइप के ऑयल की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जिंजली ऑयल का, या फिर यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल की बात कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बना हुआ ग्लिसराइड होता है, या मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, और जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑयल्स है और लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो ये ऑयल फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। नाउ हमने अभी तक मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड के बारे में जाना है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप के लिपिड की बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में होता है। सेल मेम्ब्रेन का जो मतलब, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, और वहां पे जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो होता है मेनली फॉस्फोलिपिड। अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड। यानी कि इनके पास में एक फॉस्फोरस होगा और यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड। they are found in cell membrane। सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है लेसिथिन का। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के डायग्राम की, तो एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल, जिसका जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड है, और जो तीसरी पोजीशन है वहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप, और उसके साथ में एक स्पेशल ग्रुप अटैच है, इसको हम यहाँ पे जो आपके लेसिथिन है उसके केस में कहते हैं कॉलिन। ये जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है फॉस्फोलिपिड में वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, और अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली लेसिथिन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कॉलिन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगर हम यहाँ पे डिटेल इससे एलॉबरेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें लेसिथिन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, अभी हमने क्या बात की है कि जो लिपिड्स है उनको हमने मतलब यहाँ तक हमने लिपिड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब हम बात करें लिपिड्स एज अ पॉलीमर और मोनोमर। मतलब अगर हम बात करें बायोमैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे हमने बायोमोलिक्यूल्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, बायोमैक्रोमोलिक्यूल और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पैराग्राफ है वो बता रहा है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिसका हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला लाइन है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें हमने क्या किया था कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में कोई भी टिश्यू है उसको हमने ग्राइंड किया था, उसके बाद में उसको हमने टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर के द्वारा छान लिया था, और जो रिटेंटेड था उसमें जो भी सब्सटेंसेस थे उनको हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर किया, और जो फिल्ट्रेट था उसमें जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे उनको हमने बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कंसिडर किया था।
अब हम बात करते हैं स्पेशली लिपिड्स के बारे में। हम जानते हैं कि सेल में जो लिपिड है वो मेजरली सेल मेम्ब्रेन्स और सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो हम जानते हैं कि जो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में लिपिड प्रेजेंट रहता है। तो हमने क्या किया, व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू सेल मेम्ब्रेन, अगर हम किसी टिश्यू सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको ग्राइंड करते हैं और अदर मेम्ब्रेन्स को ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वेसिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं, विच आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ये जो वेसिकल्स है वो सॉल्यूबल नहीं रह होंगे और ये कहाँ पे रह जाएंगे, रिटेंटेड वाले पार्ट में रह जाएंगे। देयरफॉर these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, यानी कि जो ये वेसिकल्स है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाएंगे और हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में ये रह जाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड्स बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विथ मेम्ब्रेन सेपरेट्स इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड के मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में जाने का कारण उनका एसोसिएशन है विद द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ में लिपिड का एसोसिएशन वही का वो कारण है जिसके कारण ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में रह जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।